अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी एग्जांपल्स देंगे, लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, और सारा कुछ जो है आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो कोई भी चीज जो है हम उसको जब डिटेल में पढ़ते हैं तो पहले हमें उसकी बेसिक चीजों को पता होना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। We deal with a large number of chemical reactions in our daily life. हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को डील करते हैं। During these reactions, atoms present in different substances rearrange themselves to form new substances. तो इन रिएक्शंस में जो एटम्स जो होते हैं, जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं, वो अपने आप को खुद को रीअरेंज करते हैं। क्या करने के लिए? न्यू सब्सटेंसेस बनाने के लिए। बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल आ रही है बर्निंग ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस मीथेन इन एयर वी आर वेल नोन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब बर्निंग ऑफ कोल जो है, ठीक है, या फिर नेचुरल गैस जिसको हम मीथेन कहते हैं, एयर में जब हम इसको बर्न करते हैं तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है, फिर केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकली कोल इज कार्बन, ठीक है, इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और इसका कलर कौन सा होता है? ब्लैक, एंड इज ब्लैक इन कलर। इट्स बर्निंग इन एयर इज इन फैक्ट अ केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता है कि जब हम कोल को हवा में बर्न करेंगे, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द हवा मौजूद है, तो जब हम कोल को बर्न करेंगे तो एयर में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगा और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस, ये कलरलेस गैस है और ये आपका MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है, इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड की केमिकल कंपोजिशन, इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं, ये कार्बन और ऑक्सीजन से टोटली मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो केमिकल रिएक्शन जो है, ये जो केमिकल रिएक्शन होता है तो इसकी अरेंजमेंट जो एटम्स की है वो कैसे नजर आती है? ये आपको यहाँ पे नजर आ रही है, कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो O2C, कार्बन के पास एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के पास 2 है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, जब ये दोनों मिलेंगे बर्निंग होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, यानी प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, CO2। तो कुछ इस तरह की इसकी शेप होगी। आप इसको सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे? C+O2, ठीक है, और ये आप एरो का निशान लगाएंगे, ऊपर बर्निंग लिखेंगे और यहाँ पे आप एरो के ऊपर लिखेंगे CO2। नीचे जगह नहीं थी थोड़ी सी तो मैं ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये पूरा रिएक्शन हो गया। ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स, और ये क्या बना? प्रोडक्ट। ठीक हो गया। Substances which take part in a chemical reaction are called reactants। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ने हिस्सा लिया। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। एंड दोज विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स। और वो सब्सटेंसेस, ठीक है, जो रिजल्ट के तौर पे बनते हैं रिएक्शन के बाद, ये रिएक्शन हुआ है तो उसका रिजल्ट में, उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बना है तो उसको हम कहते हैं जी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। ये हमारे पास क्या थे? रिएक्टेंट्स थे। When methane burns in air, मीथेन जब हवा में बर्न होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे। ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स की रीअरेंजमेंट के दौरान, इन बर्निंग ऑफ मीथेन, कार्बन एटम ऑफ मीथेन गेट्स अटैच विथ 2 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, कार्बन एटम जो होगा मीथेन का वो 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। ठीक है, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, किस लिए अटैच होगा? कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए। वाइल हाइड्रोजन एटम अटैच देमसेल्फ विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटम जो होगा
वो खुद को ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच कर लेगा ताकि वाटर वेपर दे सके। तो इसकी एग्जांपल भी नीचे है, मीथेन गैस है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्ट हुए हैं, दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स है। और बर्निंग हुई तो क्या प्रोड्यूस हुआ, CO2 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या हुए, प्रोडक्ट हुए, ठीक हो गया। द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म लिक्विड वाटर इज शोन इन फिगर 6.3। अब वो कह रहे हैं कि एटम्स की जो रीअरेंजमेंट है केमिकल रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ क्या बनाने के लिए, लिक्विड वाटर बनाने के लिए, वो यहाँ पे नीचे हमें शो की गई है, ठीक है। ये कैसे है, हाइड्रोजन थे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं और 2H2, ठीक है, 2H2 है, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल इधर, 2 इधर, और ऑक्सीजन का ये इन्होंने हमें रीअरेंजमेंट दिखाया है, O2, ठीक है। तो एक जो इन दोनों के साथ एक ऑक्सीजन का अटैच हो जाएगा, इन दोनों के साथ हो जाएगा, तो 2 वाटर जो है वो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के तौर पे हमें मिले। द साइंस, अब इनके साथ ये जो आपने देखा होगा पीछे भी, 1 मिनट जरा पीछे चलते हैं हम, ये आप देख सकते हैं कि ये कार्बन के साथ ये ब्रैकेट में S लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये ब्रैकेट में G लगा हुआ है, G लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अब ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आपने याद रखना है। द साइंस L एंड G, ठीक है। तो ये 3 साइंस होते हैं सबके साथ, किसी के साथ G होगा, किसी के साथ L होगा, किसी के साथ S होगा। स्टैंड्स फॉर फिजिकल स्टेट्स, स्टैंड्स फॉर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस, यानी उस सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट क्या है, वो आया वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो उसको SLG से रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉलिड को S से, लिक्विड को L से और गैस को G से। तो ये गैस फॉर्म में थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं, आपको पता है। तो ये G इन्होंने साथ लिखा है। इसी तरह ये वाटर वेपर थे, ठीक है, तो गैस की फॉर्म में थे। तो अगर तो ये लिक्विड फॉर्म में होते तो इसके साथ L लिखा होता, लेकिन ये वेपर्स की फॉर्म में थे तो इधर इसके साथ G लिखा हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस की एप्लीकेशंस क्या हैं। बर्निंग, respiration and photosynthesis are examples of chemical reactions which take place everywhere in our environment, ठीक है। अब कहीं पे बर्निंग हो रही है, कहीं पे रेस्पिरेशन हो रही है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो ये सारे क्या हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और ये केमिकल रिएक्शंस की ही एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और ये रिएक्शंस जो हैं ये हर जगह पे हमारे इन्वायरमेंट में जो है हो रहे हैं, ठीक है। फ्यूल, नेचुरल गैस और पेट्रोल ऑन बर्निंग इन अ व्हीकल इंजन प्रोड्यूस डिफरेंट गैसेस। जब हम किसी भी व्हीकल इंजन के अंदर फ्यूल डालते हैं या नेचुरल गैस, पेट्रोल, जो भी फ्यूल होता है, जब वो बर्न करता है तो वो क्या करता है, डिफरेंट गैसेस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। The gases so produced develop pressure to move the piston in the engine and to run the vehicle. Gases जो प्रोड्यूस होती हैं वो क्या करती हैं, एक प्रेशर को प्रोड्यूस करती हैं, एक प्रेशर पैदा करती हैं पिस्टन को मूव करने के लिए, और उसके बाद जो इंजन है, इंजन के अंदर जो पिस्टन है उसको मूव करने के लिए। और फिर क्या होता है कि जो भी हमारी गाड़ी होती है या मोटरसाइकिल है, बाइक, ठीक है, या कुछ भी है, तो उसको रन करने में हेल्प करती है। हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इन आवर किचन इज यूज टू कुक फूड। हमारे किचन में जो हम हीट प्रोड्यूस करते हैं फ्यूल को बर्न करके, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो किस लिए इस्तेमाल होती है, खाने पकाने के लिए। सिमिलरली हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज इज यूज टू प्रोड्यूस स्टीम फ्रॉम वाटर। तो इसी तरह जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है इंडस्ट्रीज में वो किस लिए यूज होती है, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, पानी से, ठीक है, पानी से क्या प्रोड्यूस करने के लिए, स्टीम। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और ये इजी भी है, तो हर जगह पे ये एग्जांपल दी जाती है, एक फोटोसिंथेसिस की और दूसरी रेस्पिरेशन की, ठीक है। आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं आपस में और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। और इनके साथ ही फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, तो आपने इनको भी याद कर लेना है।
दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये रिएक्शन जो है ये सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होता है, ठीक है। एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इन प्लांट लीव्स, और प्लांट लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, ठीक है। ग्रीन कलर का एक क्लोरोफिल होता है उसकी मौजूदगी में। नीचे रिएक्शन दिया गया 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 H2O और सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगी, ठीक हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन ऑफ एयर रिएक्ट्स विद फूड। रेस्पिरेशन के रिजल्ट में जो ऑक्सीजन है हवा की, ठीक है, हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो ग्लूकोज या फूड जो भी चीज है उसके साथ रिएक्ट करेगी टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। कहाँ पे, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में। द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, इज यूज टू परफॉर्म ऑल बॉडी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो एनर्जी कहाँ यूज होगी, बॉडी के तमाम फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज होगी, ठीक हो गया। और इसका जो रिएक्शन है वो है C6H12O6 जो ग्लूकोज का है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हुआ और साथ में क्या हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, ठीक है। जब हम दूध को दही में तब्दील करते हैं तो आप लोग बहुत सारे लोग जो अपने घरों में दही जमाते होंगे, तो ये दूध से जब दही बनाते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग प्रोडक्ट्स या कोई भी चीज बेक करते हैं, केक बेक करते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स द केमिकल चेंजेस, उनमें केमिकल चेंजेस हो रही हैं विच आर ब्रॉट अबाउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो चेंजिंग हो रही है और केमिकल चेंजेस हो रही हैं। सच केमिकल चेंजेस और रिएक्शंस आर कॉल्ड फर्मेंटेशन रिएक्शंस, ठीक है। उन चेंजेस को हम कहते हैं जी, केमिकल चेंजेस को हम कहते हैं कि ये क्या हुआ है, फर्मेंटेशन रिएक्शंस हुए हैं, ठीक है। और आयरन प्लस सल्फर को उन्होंने रिएक्ट करवाया है तो आयरन सल्फाइड बन गया, ठीक है। वी विल लर्न फ्रॉम एक्टिविटी, अच्छा ये एक्टिविटी 6.1 में उन्होंने हमें एक्टिविटी दी थी और ये उसी में हुई है। तो आप लोग ये एक्टिविटीज करते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं करवा देती हूँ। खैर, एपरेटस और मटेरियल रिक्वायर्ड है, चाइना डिश लेनी है, बर्नर लेना है, ट्राइपॉड स्टैंड लेना है, इनमें जी वायर गॉज लेना है, सल्फर पाउडर, आयरन टर्निंग्स, ठीक है। अब ये आपके पास है जी ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है, और ये है जी चाइना डिश है आपके पास, ठीक है, बर्नर है और ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर आपने क्या करना है, प्रोसीजर देख लेते हैं। टेक अ फ्यू आयरन टर्निंग्स एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर इन चाइना डिश। आपने थोड़े से आयरन टर्निंग्स और साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर ले लेना है चाइना डिश के अंदर, ठीक है। ये प्रैक्टिकल वर्क है। हीट द कंटेंट्स ऑफ चाइना डिश फॉर फ्यू मिनट्स। उसके बाद आपने चाइना डिश के अंदर जो भी कंटेंट्स डाले उनको थोड़ी देर के लिए हीट अप करना है। स्टॉप हीटिंग एंड ऑब्जर्व द कंटेंट इन चाइना डिश। उसको हीट करना बंद करें और उसके कंटेंट को ऑब्जर्व करें और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करें, ठीक हो गया। तो इस एक्टिविटी से हमने लर्न किया दैट आयरन जो है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा हीटिंग होने पे, ठीक है, हीट अप होने पे। द रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक मैस ऑफ आयरन सल्फाइड। और रिएक्शन में रिजल्ट में हमें क्या मिलता है कि ब्लैक मैस बनता है आयरन सल्फाइड का रिएक्शन के बाद, ठीक हो गया। केमिकल इक्वेशंस। A chemical equation is the representation of chemical reaction in terms of symbols, फॉर्मूला एंड साइंस। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये रिप्रेजेंटेशन होती है कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो कैसे हो रहा है और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल्स के जरिए, ठीक है, फॉर्मूला के जरिए या साइंस के जरिए, ठीक है। जैसे ये हमारे पास जो है ये एक केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इक्वेशन बनाते हैं वो होती है जी केमिकल इक्वेशन। इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एन एरो, ठीक है। एक एरो के जरिए से हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सिंबल्स और फॉर्मूलाज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं एरो के, ठीक है। वेयर एज दोज ऑफ प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ एरो। और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो राइट हैंड साइड पे लिखते हैं।
द एरो इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, एरो जो होता है वो प्रोडक्ट की तरफ डायरेक्ट कर रहा होता है, यानी उसका फेस जो है ऐसे करके, ठीक है, किधर को है, प्रोडक्ट्स की तरफ। ये रिएक्टेंट्स है हमारे पास और ये क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर आल्सो एक्सप्रेस्ड अलोंग विद देयर फार्मूला और सिंबल्स। अच्छा, उनकी फिजिकल स्टेट जो है रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की, वो भी हम सिंबल्स के जरिए या फॉर्मूला के जरिए ही रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, जैसे स्मॉल एस, एल और ए क्यू होता है एक्वस फॉर्म या फिर ठीक है, और एल जो होता है जी लिक्विड फॉर्म, जी है जी गैस फॉर्म और एस है जी सॉलिड फॉर्म, ठीक हो गया। विच स्टैंड फॉर सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वा स्टेट रिस्पेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड इज रिटन एज फॉलो। अब उन्होंने एक केमिकल इक्वेशन हमें लिख के समझाने के लिए लिख दी है, ठीक है, जिसमें सल्फर है और ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों रिएक्टेंट हैं और इनमें क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है जो कि प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसके साथ आपने सल्फर देखा होगा, नीचे छोटा सा एस लिखा हुआ है ब्रैकेट में, जिसका मतलब है कि सल्फर जो है वो सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन जो है ये गैस फॉर्म में है और सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस प्रोड्यूस हुई, ठीक है। The chemical equation written above shows that sulfur in its solid state reacts with oxygen gas. The product of reaction that is sulfur dioxide is also a gas. ठीक है, जो बात मैंने आपको इसको सिंपली बताई है ये वही लिखी हुई है। Similarly, the chemical equation given as follows indicates that zinc in its अच्छा, एक और उन्होंने अब हमें केमिकल इक्वेशन नीचे दी है, ये रही, ठीक है, और इसके बारे में बात हो रही है। केमिकल इक्वेशन gives us as follows indicates that zinc in its solid state reacts with aqueous solution of sulfuric acid and produce aqueous solution of zinc sulfate and hydrogen gas। इसको देख लेते हैं। ये है जी जिंक उन्होंने हमें दिया है और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट किया है। जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस स्टेट में है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो क्या हमारे पास प्रोड्यूस हुआ, जिंक सल्फेट बन गया, ठीक है, और हाइड्रोजन बन गया, और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में प्रोड्यूस हुई, ठीक है, और जिंक सल्फेट जो है ये एक्वस स्टेट में है, ठीक हो गया। यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये बताया हुआ है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली जो एक इक्वेशन हम बनाते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, रिएक्शंस किस तरफ होते हैं, प्रोडक्ट्स एरो के किस तरफ होते हैं, एरोस किस तरफ को पॉइंट करता है, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा कि सॉलिड, लिक्विड, एक्वस स्टेट में या फिर गैस फॉर्म में भी होते हैं ये, ठीक है, तो उसको हम छोटी सी ब्रैकेट में जो है बंद कर देते हैं और ये भी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, अगर फिर भी कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, the chemical equation in which the number of atoms of each substance on both sides of equation, that is reactant side and product side, are equal is called a balanced chemical equation. केमिकल इक्वेशन ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स, हर सब्सटेंस के नंबर ऑफ एटम्स जो है बोथ साइड्स पे, इक्वेशन की बोथ साइड्स पे इक्वल हो। जैसे अगर रिएक्टेंट साइड है, ठीक है, उधर भी नंबर ऑफ एटम्स सेम हो और प्रोडक्ट साइज के भी सेम हो, इक्वल हो, तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम कहते हैं जी ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन और इसको आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक हो गया। इसको आप कर लें हाईलाइट या अपनी पेंसिल से अंडरलाइन। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल इक्वेशन शोन बिलो इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब नीचे उन्होंने एक इक्वेशन दी है और कहा है कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। HCl है प्लस NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों को रिएक्ट किया, ये दोनों प्रोडक्ट हैं और सॉरी रिएक्टेंट्स हैं, और प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस हुए, NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पे भी दो थे, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स सॉरी सब्सटेंस के, ठीक है, और रिएक्टेंट्स भी दो हैं, प्रोडक्ट भी दो बने हैं, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, दैट इज रिएक्टेंट साइड and product side is not equal is called an unbalanced chemical equation, ठीक हो गया। ये भी आपको एक और डेफिनेशन मिल गई, इसको भी आपने याद करना है।
ठीक है। अब केमिकल, ऐसी केमिकल इक्वेशन, ठीक है, जिसकी रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड के इक्वल नहीं होगी, वो क्या होगी? वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। क्या होगी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे जो हमें केमिकल इक्वेशन दी है वो अनबैलेंस्ड है। कैसे? H2 प्लस Cl2 दोनों रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है। प्रोडक्ट क्या बना? HCl। ठीक है। रिएक्टेंट्स दो थे, प्रोडक्ट एक बना है, तो ये क्या है? इक्वल नहीं है। दोनों साइड रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हुई? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुई। अनबैलेंस्ड इक्वेशंस कैन बी बैलेंस्ड बाय डिफरेंट मेथड्स। ठीक है। अब अनबैलेंस्ड इक्वेशंस जो हैं उनको बैलेंस किया जा सकता है मुख्तलिफ तरीकों से। ठीक है। द ट्रायल एंड एरर मेथड इज कॉमनली यूज्ड, और एक मेथड है जिसका नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड, और ये कॉमनली इस्तेमाल हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग कोएफिशिएंट्स विद 4 सिंबल्स और फॉर्मूला इज कंटिन्यूड टिल द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच सब्सटेंसेस ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बिकम्स इक्वल। इस मेथड के अकॉर्डिंग ट्रायल एंड एरर प्रोसेस किया जाता है। ठीक है। कोएफिशिएंट्स को एडजस्ट करने के लिए बिफोर सिंबल और फॉर्मूला के। ठीक है। और ये तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक उसके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं दोनों साइड्स पे इक्वल ना हो जाए। द वर्किंग रूल्स फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन आर एज फॉलोज। इसके रूल्स क्या हैं? राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन बोथ साइड ऑफ एरो। पहले आपने एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। ठीक है। और काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं ऑफ ईच सब्सटेंस, ठीक है, बोथ साइड्स पे हैं एरो के, रिएक्टेंट वाली साइड पे और प्रोडक्ट वाली साइड पे, दोनों साइड पे कितने नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है। वर्क विद वन सब्सटेंस एट अ टाइम। एक वक्त में एक सब्सटेंस के साथ आपने काम करना है। मल्टीप्लाई द सिंबल और फॉर्मूला विद सुटेबल इंटीजर्स। ठीक है। आपने सिंबल या फॉर्मूला जो भी है उसको एक सुटेबल इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करना है on that side of equation where the number of atoms of particular substance is less and try to balance the atoms on both sides of equation। और ये आपने किस साइड पे मल्टीप्लाई करना है? जिस साइड पे जो एटम्स हैं वो कम होंगे। ठीक है। दूसरे की निस्बत। और फिर आपने क्या करना है? उसको मल्टीप्लाई करना है ताकि आप उसको बैलेंस कर सकें। स्टार्ट मल्टीप्लाइंग विद रिलेटिवली स्मॉल नंबर्स। रिपीट द प्रोसेस ऑफ ऑल सब्सटेंसेस वन बाय वन। एक एक करके आपने ये प्रोसेस सब सब्सटेंसेस के साथ रिपीट करना है। बैलेंस द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक, उसके बाद आपने क्या करना है? डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनको एट द एंड आपने बैलेंस कर लेना है। ठीक हो गया। तो नीचे उन्होंने बैलेंस करने के लिए एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं, तो पता नहीं आप लोगों ने ये क्लास में करनी है या नहीं करनी है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मैं करवा दूंगी। और इसको हम इस तरह से तो नहीं कर सकते, फिर मैं आपको जरा दूसरे वे में समझा दूंगी इसको, तो इंशाल्लाह। तो आप मुझे बताया करें कि आप लोग क्लास में एग्जाम्पल्स, एक्टिविटीज वगैरह, प्रैक्टिकल्स वगैरह जो भी होते हैं हमारे प्रोजेक्ट, वो करते हैं या नहीं करते। ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी हैं? Thousands of chemical reactions are taking place all the time in the world। पूरी दुनिया में हर वक्त बहुत सारे thousands of chemical reactions जो हैं वो हो रहे होते हैं। They are classified into different types। इनको डिफरेंट मुख्तलिफ टाइप्स में, मुख्तलिफ इकसाम में क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शंस हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है। द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म वन कंपाउंड इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। यानी केमिकल कम्बिनेशन किसकी? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस की एक कंपाउंड के साथ, उसको हम कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। हाइड्रोजन है और उसके साथ ऑक्सीजन है और क्या बना? वाटर। ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन है और क्लोरीन है और हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। ठीक है। तो केमिकल कम्बिनेशन दो सब्सटेंसेस की या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस की एक कंपाउंड के साथ केमिकल कम्बिनेशन हो रही है। ठीक है। ये है जी कम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अ केमिकल रिएक्शन during which a compound splits up into two or more simple substances is called
डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कंपाउंड्स जो होते हैं वो दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में तकसीम हो जाए, स्प्लिट हो जाए, वो होता है जी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ये पोटाशियम क्लोरेट है, ठीक है, एग्जांपल दी हुई है, तो इसने नेक्स्ट दो कंपाउंड्स में, दो सिंपल सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो पोटाशियम क्लोराइड बन गया और साथ में ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इससे क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो सिंपल सब्सटेंसेस में। और उसके बाद है लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट जो है वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये तीन में हो गया, ठीक है। तो टू या टू से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो जाना, ये होता है जी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व्स द रिप्लेसमेंट ऑफ एटम और रेडिकल बाय अनदर इन कंपाउंड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होती है रिप्लेसमेंट ऑफ एटम की, किसी भी एटम या रेडिकल की रिप्लेसमेंट किसी और कंपाउंड के जरिए, ठीक है, कोई और कंपाउंड उनको रिप्लेस कर दे, तो ये होता है जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द एबिलिटी ऑफ एन एटम और रेडिकल टू डिस्प्लेस अनदर डिपेंड्स अपॉन इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, ठीक है। किसी भी एटम या रेडिकल की जो एबिलिटी होती है डिस्प्लेस करने की, वो डिपेंड करती है उसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर पे, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल दिया जिंक और कॉपर सल्फेट की, ठीक है। जिंक सल्फेट और कॉपर जो था वो हो गया, बन गया। इन दिस रिएक्शन द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिंक डिस्प्लेसेस द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कॉपर फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट कॉपर सल्फेट। कंसीडर अनदर रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिंक जो था उसने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था, उसने अपने से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कॉपर को डिस्प्लेस किया, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के जरिए अपने साल्ट ऑफ इट्स साल्ट कॉपर सल्फेट। इसी तरह एक और एग्जांपल दी है 2KBrCl2, 2KCl और Br2। इन दिस रिएक्शन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो क्लोरीन है, ठीक है, ये वाला। इसने क्या किया, डिस्प्लेस किया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोरोमीन को, ठीक है, बोरोमीन को रिप्लेस कर के साथ रिप्लेस कर दिया फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट, ठीक हो गया। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू रिएक्टेंट्स आर डिकम्पोज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। दो जो हैं रिएक्टेंट्स हैं वो डिकम्पोज होते हैं एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए बाय एक्सचेंजिंग देयर रेडिकल्स, अपने रेडिकल्स को एक्सचेंज करके, ठीक है। जैसे AB प्लस CD, ये आपको समझाने के लिए इन्होंने सैंपल के तौर पे दिया है, AB प्लस CD, तो ये अपने रेडिकल्स चेंज करेंगे। A के साथ D लग जाएगा, ठीक है, ये A के साथ क्या लग गया D, और B के साथ क्या लग जाएगा C और B, ठीक है, ADCB, ठीक है। सम एग्जांपल्स उन्होंने दिए, हमें एक देख लेते हैं, BaCl2 Na2SO4, ठीक है। हमने क्या करना है, Ba इधर से ले लेना है और SO4 इधर से ले लेना है, ठीक है। इसी तरह ठीक है, Na2Cl2 है तो 2NaCl हो जाएगा, ठीक है, 2NaCl। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि Na के साथ भी 2 ही है और Cl के साथ भी 2 है, हम इधर ऐसे अगर लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, 2NaCl। नेक्स्ट है AgNO3 NaCl, तो Ag और Cl आ जाएगा, ठीक है, और NaNO3 आ जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह से इसको हमने अरेंज करना है। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बस हमने रिएक्शंस को रिप्लेस करना है। एक दफा आप इसको डेफिनेशंस के साथ समझ लें, इसकी एग्जांपल, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपने इसकी डेफिनेशन के साथ इसकी एग्जांपल भी देनी है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके, ठीक है। तो एग्जांपल मस्ट होती है, अगर आपको कोई भी डेफिनेशन आती है ना कि डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आपने उसकी डेफिनेशन के साथ उसकी एग्जांपल भी देनी है। चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस। In order to learn about the nature of chemical change in various reactions, we need to know about the change in energy of substance. हमें अगर कुछ भी केमिकल चेंज के बारे में अगर हमने जानना है तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमें पहले पता होना चाहिए कि एनर्जी ऑफ सब्सटेंस में क्या चेंज आता है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ सब्सटेंस इज अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स सब्सटेंस रिमेन्स स्टेबल। किसी भी सब्सटेंस की जो एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है एनर्जी की, जिसकी वजह से किसी भी सब्सटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहता है।
A substance undergoes a chemical change or chemical reaction when its energy is changed. कोई भी सब्सटेंस जो है उसमें केमिकल चेंज तब आता है या फिर वो केमिकल रिएक्शन तब करता है जब उसकी एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है. द चेंज इन एनर्जी ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस बाय एब्सॉर्बिंग और रिलीजिंग हीट और लाइट. एनर्जी जो है एनर्जी में चेंज तब आता है, किसी भी सब्सटेंस की एनर्जी में चेंज तब आता है जब उसके अंदर हीट या लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही हो या रिलीज हो रही हो. ठीक हो गया. ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज इन एनर्जी केमिकल रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. केमिकल रिएक्शंस की दो इकसाम है, एक है एक्सोथर्मिक एंड दूसरी है एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सो मीन्स आउटसाइड, ठीक है, एंड थर्म मीन्स हीट. ठीक है, थर्मिक. एक्सो मीन्स आउटसाइड और थर्म मीन्स हीट, यानी हीट का बाहर निकलना, रिलीज होना. Exothermic reactions are those reactions during which heat is released by substances and surroundings become hot. जिसमें हीट जो है वो सब्सटेंस में से रिलीज होती है और इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है वो गर्म हो जाती है. बर्निंग इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, कोल्स, नेचुरल गैस, इनको बर्न करना, हवा में क्या होता है जी, हीट जो है वो रिलीज हो रही है. ठीक है. अच्छा इधर इन्होंने एग्जांपल के तौर पे रिएक्शन दिया है कार्बन प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और साथ में हीट. ठीक है, मीथेन गैस है प्लस ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट. इसी तरह आयरन और सल्फर को क्या रिएक्शन हुआ तो आयरन सल्फाइड और साथ में हीट रिलीज हुई. तो ये सारे क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट रिलीज हो रही है. फायरवर्क्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. जैसे शादियों पे अक्सर आपने देखा होगा फायरवर्क्स होते हैं. ठीक है, तो वो जो होता है वो भी क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं. ठीक है, सराउंडिंग्स बिकम हॉट ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. और इर्द गिर्द का जो माहौल है, सराउंडिंग है हमारी, वो हॉट हो जाती है. किस वजह से, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की वजह से. नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एंडो मीन्स इनसाइड. ठीक है, तो इनसाइड यानी कि एनर्जी जो है वो क्या होना, एब्जॉर्ब होना. पिछले में हमने पढ़ा था एनर्जी रिलीज होना, एक्सो. ठीक है, और एंडो है एनर्जी एब्जॉर्ब होना या हीट एब्जॉर्ब होना. द रिएक्शंस ड्यूरिंग विच हीट इज एब्जॉर्ब बाय सब्सटेंस फ्रॉम सराउंडिंग्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. ऐसा रिएक्शन जिसमें बाहर से किसी सब्सटेंस सराउंडिंग में से किसी सब्सटेंस जो है सब्सटेंस ने हीट एब्जॉर्ब की है अपने अंदर, उसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है. थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कमर्शियल स्केल इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है और उसके साथ हीट एब्जॉर्ब हुई. ठीक है, तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनी. ठीक है. Formation of nitric oxide from nitrogen and oxygen and hydrogen iodide from hydrogen and iodine are also example of endothermic reaction. किस वजह से, नाइट्रोजन थी और उसके साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करा था तो साथ में ही हीट एब्जॉर्ब हो रही थी. ठीक है, जब हीट एब्जॉर्ब हुई है तो ये कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि सराउंडिंग से उसने हीट ली है, एब्जॉर्ब की अपने अंदर और क्या बनाया, निट्रिक ऑक्साइड बनाया. ठीक है, और इसके फॉर्मूले आपने अच्छे से याद रखने हैं, ये कोई भूलने वाली चीज नहीं है. इसके साथ अगर आपने निट्रिक ऑक्साइड के साथ जरा भी इसके सिंबल में या इसके फॉर्मूले में कोई गड़बड़ की तो आपका पूरा रिएक्शन गलत हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ. दे आर एक्सटेंसिवली यूज टू फुलफिल आवर नीड्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर वेरियस पर्पजेस. ठीक है, हमारी डेली लाइफ में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो है इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है और एक्सटेंसिवली ये यूज हो रहे हैं हमारी जरूरियात को पूरा करने के लिए. द हीट रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल एट आवर होम्स इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड. ठीक है, जो फ्यूल के जरिए हम बर्निंग के जरिए फ्यूल बर्निंग के जरिए जो हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं उससे हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं और अपने कमरों को गर्म करने के लिए हीटर जो यूज करते हैं. ठीक है, द हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीजल इन व्हीकल इंजन इज इंक्रीज प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स टू पुश एंड मूव द पिस्टन इन द सिलेंडर. इसी तरह जो हमने पेट्रोल डलवाया होता है अपने व्हीकल्स में, आपके पास अगर गाड़ी है, बाइक है, जो भी है, तो उसको मूव करने के लिए भी पेट्रोल की जरूरत है. और पेट्रोल जब अंदर बर्न करता है तो उसकी वजह से जो हीट रिलीज होती है तो वो चलता है. द फोर्स ऑफ पिस्टन टर्न्स द व्हील्स एंड मेक्स द व्हीकल मूव. ये पूरा उन्होंने प्रोसेस बता दिया, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं.
हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन थर्मल पावर स्टेशन इज यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, थर्मल पावर स्टेशंस के अंदर जो बर्निंग ऑफ फ्यूल हो रही है वो हम क्या करते हैं, बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी कीप्स अस वार्म एंड अलाइव। ठीक है, जब हमारा डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, हमारा खाना जो है वो हजम हो रहा होता है, तो उसके दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से हमारा जिस्म जो है, हमारी बॉडी जो है वो गर्म रहती है और हमें जो है वो वार्म रखती है। इग्निशन ऑफ डायनामाइट एंड गन पाउडर आर ऑल्सो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड आर टर्म्ड एज एक्सप्लोजन्स। ठीक है, जैसे कोई भी गन पाउडर है, बॉम्ब है या फिर बुलेट्स हैं, उसके अंदर जो गन पाउडर, ठीक है, पाउडर टाइप कुछ होता है, बारूद जिसको बोलते हैं, उसको भी हीट चाहिए होती है। तो ये भी एक्सप्लोजन्स के टर्म में ये बहुत ज्यादा जो है धमाके वगैरह होते हैं जो, ठीक है, उसके अंदर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रहा होता है। सच एक्सप्लोजन्स आर फॉर ब्लास्टिंग इन माइंस। माइंस के अंदर ब्लास्टिंग करने के लिए ये एक्सप्लोजन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है? द कुकिंग ऑफ एन एग इज जनरली कंसिडर्ड अ फिजिकल चेंज सिंस नो केमिकल बॉन्ड आर ब्रोकन इन द प्रोसेस। अगर हम एक अंडा जो है वो कुक कर रहे हैं, इसको कंसिडर किया जाता है कि ये फिजिकल चेंज हो रहा है, कोई भी केमिकल बॉन्ड्स जो है इस प्रोसेस में ब्रोक नहीं हो रही। द अनवाइंडिंग ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग कुकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, डीनेचुरेशन का जो प्रोसेस है, अनवाइंडिंग ऑफ प्रोटीन जो है कुकिंग करते हुए, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इवेपोरेशन लिक्विड वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अगर लिक्विड वाटर हमने गर्मी में रखा हुआ है या ठीक है धूप में अगर आप रख देते हैं तो वो जो है इवेपोरेट हो जाएगा। कैसे इवेपोरेट हो जाएगा कि सूरज की छुआओं से उसको सराउंडिंग से हीट मिली है, ठीक है, उसने हीट को एब्जॉर्ब किया और फिर वो भाप बन के उड़ गया। दिस प्रोसेस इज यूज टू क्रिएट कूलिंग इन रूम्स विद द हेल्प ऑफ रूम कूलर्स। इसी तरह रूम कूलर्स जो हम लगाते हैं उसमें भी इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड वाटर हो रही है और हमें जो है कमरा हमारा ठंडा हो रहा है। Cold pack contains liquid water. Inside the water there is plastic bag containing ammonium nitrate. When you break the plastic bag inside it, the water mixes with the salt and absorb heat to undergo chemical reaction. ये भी एक chemical reaction की किस्म है। ठीक है, the temperature of solution falls to about temperature 35 डिग्री Fahrenheit में fall कर जाएगा for the 10 to 15 minutes, इतने टाइम के लिए। ठीक है, this is the best example of endothermic reaction. Cold packs are used to treat injuries during sports activities. Sports activities में अगर किसी खिलाड़ी को इंजरी आ जाती है तो ये कोल्ड पैक्स तब यूज किए जाते हैं। ठीक हो गया। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या है? एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, नोबल गैसेस के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। दे यूनाइट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट्स। वो मिलके क्या बनाते हैं? इकट्ठे होते हैं और क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स या फिर फॉर्मूला यूनिट्स बनाते हैं। केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स दैट यूनाइट्स द एटम्स टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट। केमिकल बॉन्ड क्या है ये अंडरलाइन कर लें। एक ऐसी फोर्स है जो यूनाइट करती है एटम्स को एक साथ ताकि वो मॉलिक्यूल या एक फॉर्मूला यूनिट बना सकें। ठीक है, केमिकल बॉन्ड क्या है? ऐसी फोर्स है जो एटम्स को साथ में यूनाइट करती है ताकि मॉलिक्यूल बना सके या फिर फॉर्मूला यूनिट बनाया जा सके। द वैलेंस शेल्स ऑफ एटम इन मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स। एटम्स का जो वैलेंस शेल है मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स में सिवाय नोबल गैसेस के इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, वैलेंस शेल क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता। एज दे हैव 1 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, जैसा कि उनके अंदर 1 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल कौन सा होता है? आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, Thus, to attain stability, the atoms of these elements either donate or accept electrons in their valence shells to complete them. ठीक है, जो एटम्स जो होते हैं एलिमेंट्स के, मोस्टली एटम्स जो हैं उनका वैलेंस शेल जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है और वो क्या करते हैं? खुद को स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए वो दूसरे एलिमेंट से लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन लेते हैं और अगर उनके पास ज्यादा है तो वो दूसरों को डोनेट कर देते हैं। डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में ताकि वो खुद को कंप्लीट कर सकें। ठीक है,
टू हैव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैसेस। जी, अगला है आयनिक बॉन्ड। This bond is formed by a complete transfer of electron or electrons from one atom to another atom। ठीक है, ऐसी बॉन्ड कब बनती है? ये बॉन्ड तब बनती है जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है एक इलेक्ट्रॉन का या दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का जो कंप्लीट ट्रांसफर है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, वो होता है जी आयनिक बॉन्ड। ठीक है, उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इन डूइंग सो द एटम विच लूजेज द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जब ऐसा हो रहा होता है तो ऐसा एटम जिसने एटम को इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिया है, वो क्या होगा? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और उसको हम कहेंगे कि ये कैटाइन है। ठीक है, एंड द एटम विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास आएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और उसको एनाइन बोलेंगे। ठीक है, तो ये एनाइन और कैटाइन आपको दोनों का फर्क पता होना चाहिए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज दस डिवेलप्ड बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैटाइन और एनाइन के दरमियान पैदा हो जाएगी। सच अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच यूनाइट्स द कैटाइन एंड एनाइन टुगेदर, ऐसी फोर्स जिसने क्या किया, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसने कैटाइन, ये क्या हो रहा है आज, जिसने क्या किया, यूनाइट किया कैटाइंस और एनाइंस को एक साथ एक फॉर्मूला यूनिट बनाने के लिए, उसको कहेंगे जी क्या है? आयनिक बॉन्ड है वो। ठीक है, इतनी सी बात है। द एटम्स ऑफ मेटल्स हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स। ठीक है, मेटल्स के जो एटम्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, अपनी स्टेबिलिटी को स्टेबल होने के लिए या स्टेबिलिटी को अपनाने के लिए, दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस शेल, वो क्या करते हैं? अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, दे देते हैं। एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस, और खुद क्या हो जाते हैं? पॉजिटिवली चार्ज बन जाते हैं। ठीक है, जब वो लूज करेंगे तो उनके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। द एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स हैव 5 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। अब नॉन मेटल्स जो हैं उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 से 7। ठीक है, इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, वो क्या करेंगे? स्टेबिलिटी पाने के लिए दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे इन वैलेंस शेल में एंड फॉर्म नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज बन जाएंगे। ठीक हो गया। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम इज 281। ठीक है, तो सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 281 है। ठीक है, इट लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू अटेन स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। वो क्या करेगा? लूज करेगा इलेक्ट्रॉन स्टेबल कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए, जो उसके करीब 3 नोबल गैस होगी, और उसके करीब 3 नोबल गैस जो है वो नियोन है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम उन्होंने दिखाया, सोडियम एटम। ठीक है, 281 इसकी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये रिएक्शन उन्होंने दिखाया है सोडियम 28। ठीक है, ये कैटाइन है और ये इसका एनाइन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो कैटाइन और एनाइन। ठीक है, और इसका 28 कन्फिग्रेशन इसकी और 1 कन्फिग्रेशन इसकी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर क्लोरीन का क्या है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 287। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 है। इट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम, ये सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन लेता है टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आइन, और क्या बन जाता है? क्लोराइड नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, दस इट अटेन्स द स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन, और ये अपने करीब 3 नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ले लेता है, स्टेबल कन्फिग्रेशन, जो कि आर्गन है। ठीक है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? लिया है। ठीक है, किससे लिया? सोडियम से लिया है। तो यहाँ पे आपने देखा था सोडियम ने क्या किया था? एक इलेक्ट्रॉन दिया था और वो खुद क्या हो गया था? पॉजिटिवली चार्ज हो गया था। ठीक है, और यहाँ पे फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लेगा, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा?
नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने बाहर से लिया है। 287 था तो 288 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये एग्जांपल्स भी इसी तरह से हैं। सारा उन्होंने फॉर्मेशन बताई है कि सोडियम और क्लोराइड में कैसे फॉर्मेशन होती है। Na पॉजिटिव था, ठीक है, Cl नेगेटिव था तो NaCl बन गया। सोडियम और क्लोराइड मिलके एक कैटाइन था, ये एनाइन था, ठीक है। सोडियम ने क्लोरीन को दिया तो ये क्या बन गया, NaCl बन गया और ये फॉर्मूला यूनिट बन गया। इसी तरह मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम के पास मैग्नीशियम जो है इसने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ऑक्सीजन है यहाँ पे और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्साइड आइन बन गया, ठीक है। जो एनाइन है उसके साथ नेगेटिव चार्ज है, देखें यहाँ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और इसी को उन्होंने नीचे सीधा रिएक्शन की फॉर्म में यहाँ लिख दिया है। मैग्नीशियम आइन और ऑक्साइड आइन क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक हो गया। ये सारा इसी तरह से है। उसके बाद एल्यूमिनियम है, ठीक है, सेम मेथड से ये होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, पोटाशियम आयोडाइड, जिंक ऑक्साइड, फेरिक क्लोराइड, फेरस सल्फाइड, ठीक हो गया। कोवलेंट बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कौन सी बॉन्ड है ये, ऐसी बॉन्ड जो कैसे बनती है, 2 एटम्स जिनके एलिमेंट्स जो है वो सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उनकी म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की या 2 से ज्यादा, यानी एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी हो सकती है, यानी वो दोनों आपस में उस बॉन्ड को शेयर करेंगे, ठीक है। तो वो क्या बनेगी, कोवलेंट बॉन्ड बनेगी। इसको आप अंडरलाइन कर लें अपनी पेंसिल से या हाईलाइट कर लें, जो भी आपको ठीक लगता है। जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम्स, 2 एटम सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। यूजुअली नॉन मेटल एटम्स हैव मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स। नॉन मेटल एटम्स जो होते हैं उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में। दे अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करने से, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स की 3 टाइप्स हैं, एक है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दूसरी डबल और तीसरी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इनके नाम की तरह सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो होगी उसमें क्या होगा कि एक ही बॉन्ड बनेगी, ठीक है। डबल कोवलेंट बॉन्ड में डबल बॉन्ड ऐसे फॉर्म होगी एटम्स के दरमियान। ट्रिपल में 3 बॉन्ड्स बनेंगी ऐसे, ठीक है। लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड को। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड रीड कर लेते हैं। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम एंड इज शोन बाय शॉर्ट लाइन, ठीक है। एक लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। तो इसकी एग्जांपल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन जो होती है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, और ये है हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल। तो हाइड्रोजन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, ठीक है। वैलेंस शेल में, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में, किसके वैलेंस शेल में, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का क्या है, H सिंबल है, ठीक है, कैपिटल H। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके वैलेंस शेल में। व्हेन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कम क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स यानी ये वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या होता है, दे शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। दोनों पे आपने एक जैसा नहीं लगाना, एक के ऊपर डॉट लगा देना है, ठीक है, सर्कल सा, और एक पे क्रॉस लगा देना है। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड शेयर करेंगे। ये देखें जैसे इन्होंने ये लिखा है, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ने आपस में शेयर कर लिया। अगर हम ये बनाएं हाइड्रोजन को इस तरह से, ठीक है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह से एक और हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसके ऊपर इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दोनों शेयर कैसे करेंगे, एक मिनट इसको रेज करके मैं आपको बताती हूँ। तो जब शेयरिंग होगी तो ये इस तरह से कुछ शेयर करेंगे,
ठीक है। ये इसका बैलेंस शेल है, सॉरी एक मिनट, ये एक तो यहाँ पे ड्रा करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन आपको समझाने के लिए ये ज़रूरी भी है। ठीक है, गोल लगाना था दायरा, लेकिन मुझसे लग नहीं रहा, लेकिन आप समझने के लिए इतना ही आपके लिए ठीक है, आपने समझना है तो ठीक है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक हो गया। अब क्या हुआ जी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। अब दोनों क्या हुए, शेयर हो गए इस तरह से। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, सर्कल्स की फॉर्म में, कि इसका इस तरह से बैलेंस शेल जो है वो शो करना है, ठीक है। और फिर क्या बनेगी, एक बॉन्ड बन जाएगी इनके दरमियान, ठीक हो गया। नेक्स्ट है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच एटम, ठीक है। हर एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उनकी जब शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगी। और डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट होती है 2 शॉर्ट लाइन से, जैसे कि है, ठीक है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक हो गया। बहुत ईजी है, बस आपने क्या करना है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगी, एक बॉन्ड बनेगी, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो शेयर होगा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होगी और डबल बॉन्ड बनेगी, ठीक है। सेम ऐसे ही ट्रिपल में होगा। डबल बॉन्ड में फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन एटम हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स। ऑक्सीजन एटम्स के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। दे नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ठीक है। ईच एटम शेयर्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म डबल बॉन्ड। और एक एटम जो है वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। ये देखिए ऑक्सीजन है, इसके पास 6 है, ठीक है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों ने 2-2 शेयर किए पेयर एक दूसरे के साथ, और दोनों के पास क्या हो गए, 8 हो गए, ठीक है, 8 हो गए। और इसको हम रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड से करते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वाली साइड्स वाले जो इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए थे, ये तो हमने इसमें शो कर दिए, ठीक है, लेकिन ये दरमियान वाले शो क्यों नहीं किए, क्योंकि उनकी जगह हमने ये डबल बॉन्ड लगा दी, ठीक हो गया। नेक्स्ट है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स जब शेयर होते हैं तो वो बनाते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ईच बॉन्डेड एटम शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन। हर बॉन्डेड एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शेयर करता है। दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 शॉर्ट लाइन्स, ठीक है। और ये बॉन्ड कैसे बनती है, 3 शॉर्ट लाइन्स जो है वो बॉन्ड की फॉर्म में होती हैं, और इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इसकी एग्जांपल है नाइट्रोजन की, ठीक है। पहले हाइड्रोजन पड़ी, फिर ऑक्सीजन, अब नाइट्रोजन ट्रिपल में, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में ये बहुत फेमस है नाइट्रोजन की एग्जांपल। नाइट्रोजन एटम हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, ठीक है। नाइट्रोजन एटम जो है इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है ताकि वो अपना शेल कंप्लीट कर सके, ठीक है। वैलेंस शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट में। तो उसको क्या होता है, अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो 2 नाइट्रोजन एटम जो है वो एक दूसरे के साथ 3 पेयर्स शेयर करेंगे, और इस तरह 3 इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर हो जाएंगे तो 3 बॉन्ड बनेंगी, तो इसीलिए उसका नाम है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। नाइट्रोजन था, इसके पास 5 है इसके शेल में, ठीक है। इस नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके शेल में। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, 3 पेयर्स इन्होंने आपस में शेयर कर लिए, ठीक है। तो दोनों के पास जो इनके 8 हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके वैलेंस शेल में कंप्लीट हो गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये समझाने के लिए आपको सर्कल लगा रही हूं मैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ लिखे जाएंगे, लेकिन दरमियान वाले नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि उनकी जगह पे ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए हमने समझाने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है, ये हाइड्रोजन और ब्रोमाइड दोनों क्या करते हैं, अगर हम इसको देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया है, और इसलिए इनके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अगर हम डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर दिखाएं तो इस तरह से इसका होगा, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन क्लोराइड में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होती है, और अगर इसको हम इस तरह से शो करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया में भी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल। और वाटर में भी सिंगल बॉन्ड है, मीथेन में भी, ठीक है। आगे एक्टिविटीज हैं, पता नहीं आप लोग क्लासरूम में एक्टिविटीज करते हैं या नहीं।
तो आप मुझे बता दिया करें, इसको कमेंट करके मुझे बता दिया करें, ठीक है। तो मैं करवा दूंगी अगर आप लोग करते हैं तो। वैसे ये हमें करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं भी करते तो आप लोगों का ये करने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट किया करें कोई भी क्वेश्चन होता है तो। और आई होप सो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज का तो बहुत ईजी था और कोवलेंट मोड जो है मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आपने बिल्कुल भी सर पे सवार नहीं करना। बहुत इजी, अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, आपने देखा ही है कि बहुत इजी है ये। अगर किसी और बुक में आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं मुझे किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, किस क्लास के सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको हेल्प की जरूरत है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।